स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बात मंत्री परिषद की बैठक की। तो आज 12:30 बजे सचिवालय में बैठक होनी है। वहीं मंत्री परिषद के बाद कैबिनेट मीटिंग भी आयोजित की जाएगी, जिसमें कुंभ की एसओपी और राज्य के बजट पर मंथन हो सकता है। आपको बता दें कि अगले महीने कुंभ होना है। ऐसे में सरकार भी लगातार कुंभ को लेकर एक्टिव दिखाई दे रही है। बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आज मंत्री परिषद की बैठक है। ये बैठक किस लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसके बाद कैबिनेट की बैठक भी होनी है, तो किस तरह से कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बैठक में उठने वाले हैं? देखिए नीलू, 12:30 बजे से मंत्रिपरिषद की मीटिंग होगी। उसके बाद 1 बजे से कैबिनेट मीटिंग है। मंत्रिपरिषद की मीटिंग का जो एजेंडा हो सकता है वो महत्वपूर्ण है कि कुंभ की जो एसओपी है उस पर डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि 22 जनवरी को केंद्र एसओपी जारी कर चुका है। तब से लगातार इस पर मंथन चल रहा है, क्योंकि राज्य अपनी ओर से एसओपी जारी करेगा। कुंभ का स्वरूप क्या होगा, कुंभ में प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या क्या होगी, किस तरह से कुंभ में भीड़ को मैनेज किया जाएगा, इन तमाम पहलुओं पर आज चर्चा होनी है। और बहुत संभव है कि जो मंत्रिपरिषद की मीटिंग बुलाई गई है वो कुंभ की एसओपी के मद्देनज़र ही ये मीटिंग बुलाई गई है। और ये माना जा रहा है कि अगर आज कुंभ की एसओपी को लेकर चर्चा होती है तो आज या कल में विधिवत रूप से राज्य सरकार इस एसओपी को जारी कर सकता है। और इसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि जो कुंभ होना है, जिसको 27 फरवरी से जिसकी शुरुआत मानी जा रही है माघ पूर्णिमा के स्नान के साथ, उस पर विधिवत तौर पर मोहर लग सकती है। ये भी जानकारी हमारे दर्शकों को मिल जाएगी कि कुंभ का जो समयावधि होगी, जो टाइम पीरियड होगा, वो कितना होगा, कुंभ कब से कब तक चलेगा। इसके बाद जो 1 बजे मंत्रिमंडल की जो मीटिंग है उसमें बेहद महत्वपूर्ण एक पहलू ये हो सकता है नीलू कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि पहाड़ों में जो जिला विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं उनको स्थगित करने की घोषणा की थी। इसका स्वरूप क्या होगा, क्या इसे पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा या फिर कुछ संशोधनों के साथ इसको जारी रखा जाएगा, किस तरह का स्थगन ये होगा जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, उस पर आज चर्चा हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि बहुत क्लियर करके ये बात निकल के आ जाए कि क्या राज्य सरकार जो जिला विकास प्राधिकरण है उनको पूरी तरह से समाप्त करने जा रही है या फिर जो स्थगित शब्द इसमें कहा गया है उसका क्या स्वरूप होगा, उसकी क्या व्याख्या होगी, ये आज की मीटिंग के बाद खुलकर ये बात सामने आ सकती है। बिल्कुल सुनील, और जिस एसओपी की हम बात कर रहे हैं, मेला क्षेत्र और उससे जुड़े, चाहे उसकी तारीख को लेकर हो, उसको दिन को लेकर है, तो कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं? एक तो हो गई कि हाँ, कितने दिनों का ये मेला होने वाला है कुंभ का। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु होंगे जो इस एसओपी में शामिल किए गए जिस पर आज मंथन हो सकता है? देखिए नीलू, केंद्र की जो एसओपी है उसके अनुसार कुंभ में जो भी श्रद्धालु आएंगे वो आरटीपीसीआर, कोरोना के आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ, नेगेटिव रिपोर्ट के साथ उनको प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन ये बड़ा एक चैलेंजिंग वर्क है कि किस तरह से राज्य सरकार प्रत्येक चेक पोस्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट श्रद्धालुओं के चेक करेगी, फिर उनके बाद उनको कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करने दिया जाएगा। अपने आप में एक बड़ा जटिल ये प्रक्रिया होगी। तो ये किस तरह से इस सिस्टम को आगे बढ़ाया जाएगा, इस प्रोसेस को आगे ले जाया जाएगा, इस पर चर्चा होगी। दूसरा, कुंभ का स्वरूप, ये भी चूंकि राज्य सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है, जिस तरह से मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र की जो एसओपी है उसमें कोई भी काट छांट नहीं होगी। राज्य सरकार इसको और हार्ड कर सकती है, यानी कि कोरोना के मद्देनजर कुछ और ठोस प्रावधान लागू किए जा सकते हैं, ताकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ को वुहान नहीं बनने दिया जाएगा, कुंभ को मरकज नहीं बनने दिया जाएगा, ताकि कोरोना का जो संक्रमण है, जिस तरह से राज्य में पिछले 1 महीने से लगातार कोरोना के आंकड़े घट रहे हैं, कोरोना के संक्रमण की जो रफ्तार है वो थम रही है, इसको फिर तेजी न मिले, इसके मद्देनजर राज्य सरकार कुछ ठोस कदम उठा सकती है जो इस एसओपी में देखने को मिल सकते हैं, जिस पे पिछले 1-1.5 हफ्ते से लगातार। बिल्कुल सुनील, तो कहा जा सकता है कि आज की मंत्रिपरिषद की मीटिंग भी बेहद महत्वपूर्ण है, खासतौर पर कुंभ को लेकर, और कैबिनेट की मीटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भी इस पर आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बुलेटिन में आप बात करते हैं सीएम त्रिवेंद्र रावत की। तो आज सीएम त्रिवेंद्र रावत बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के कामों की समीक्षा करेंगे। सुबह 11:30 बजे सचिवालय में होने वाली मीटिंग में सीएम बद्रीनाथ के मास्टर प्लान और केदारनाथ पुनर्निर्माण के काम की समीक्षा करेंगे। तो
तो देहरादून में सीएम समीक्षा बैठक करेंगे बद्रीनाथ के जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसको लेकर, और साथ ही साथ केदारनाथ की भी समीक्षा करेंगे कि वहां पर पुनर्निर्माण कार्य किस तरह से चल रहा है। तो 11:30 बजे सचिवालय में ये समीक्षा बैठक रखी गई है। और वहीं आज स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। आज 108 सर्विस को 132 नई एम्बुलेंस मिलेगी। सुबह 10 बजे गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद होंगे। सीएम त्रिवेंद्र रावत इस दौरान सभी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, एक अच्छी खबर उत्तराखंड के लोगों के लिए कि 108 सर्विस के बेड़े में 132 नई एम्बुलेंस किस तरह से ये दूरस्थ इलाकों में जाएगी, अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। बिल्कुल नीरू, 13 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 130 के आसपास सेंटर्स हैं जहाँ से 108 एम्बुलेंस की सर्विसेज रन होती हैं और उसमें अब ये नई एम्बुलेंसेज 132 और नई जुड़ने जा रही है। इसमें कुछ एम्बुलेंस ऐसे भी जिनको रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो एम्बुलेंसेज का इतना बड़ा नंबर कहीं ना कहीं आम लोगों को इससे सुविधाएं होंगी, और खासतौर पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर लोगों को काफी परेशानी होती है हेल्थ की वजह से। तमाम वहाँ पर बड़े सेंटर्स की तरह या बड़े हॉस्पिटल तक पहुंचना कई बार आसान नहीं होता है। इसमें अगर एम्बुलेंसेज का नंबर ज्यादा रहेगा तो लोगों के लिए भी बड़ी सुविधा रहेगी नीलू। और खासतौर पे हेल्थ सेक्टर को जिस तरीके से मजबूत करने की बात मुख्यमंत्री लगातार करते रहे, और खासतौर पे कोविड काल में हमने देखा कि चाहे आईसीयूज हो, चाहे हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स हो, इन चीजों को और स्ट्रेंथन किया गया। तो उसी दिशा में एक बड़ा कदम ये भी कि 132 नई एम्बुलेंस आज 108 के बेड़े में जोड़ने जा रही है नीलू। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं दीपांकर, जिस तरह से कोविड काल में हमें एक सीख भी मिली कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कुछ ना कुछ कमी थी जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है, और उसको इस तरह से भी जोड़कर देखा जाए जिस तरह से अब 132-108 एम्बुलेंस को जोड़ा गया है सेवाओं के साथ, तो कहीं ना कहीं अब जरूरत है और हालात को देखते हुए अब आगे के लिए एक बड़ा कदम। बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो कोविड से पहले कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे जहाँ पर आईसीयू की सुविधाएं इस तरीके से नहीं थी, वेंटिलेटर्स की सुविधाएं इस तरीके से नहीं थी। तो जो बात आपने कही कि कोविड के दौरान ये बातें सीखने को मिली है कि आप हेल्थ केयर सेक्टर को अपना मजबूत रखें। और कल अगर हम देखें तो जो केंद्रीय बजट है उसमें 137% की बढ़ोतरी हेल्थ केयर में है। तो उसी बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री का ये कहना है कि आने वाले सालों में जो स्थितियां हमारे पास हैं हेल्थ सेक्टर को लेकर उसको और मजबूत किया जाएगा, और आज 132 एम्बुलेंसेज का जुड़ना उसी के तौर पर देखा जाए नीरू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और केंद्र सरकार के बजट की सीएम त्रिवेंद्र रावत ने तारीफ की। सीएम ने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद ये बजट स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ गरीबों और किसानों के लिए बेहतरीन बजट है। वहीं अब उत्तराखंड के बजट से भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। साल 2021-22 में केंद्र सरकार कैसे विकास की रफ्तार और तेज करेगी, इसी पर फोकस करते हुए आम बजट संसद में पेश किया गया। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने मोदी सरकार के बजट की खुलकर तारीफ की। सीएम ने कहा कि केंद्र का बजट मुख्य रूप से 6 स्तंभ हैं, जिसमें हेल्थ केयर, समावित विकास, नवाचार, मानव जीवन में नवपूंजी का संचार और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, इन 6 स्तंभों पर विशेष फोकस किया गया है। मुख्य रूप से इस बजट के 6 स्तंभ हैं। पहला हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में 137% की वृद्धि की गई है। जो आधारभूत संरचना है उसमें भी 34.5% की वृद्धि की गई है। समावेशी विकास, नवाचार, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार और न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, इन 6 स्तंभों पर विशेष फोकस किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137% की बढ़त को सीएम ने बड़ा कदम बताया। वहीं शहरों के लिए भी जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा और अगले 5 साल में हर घर में पानी का कनेक्शन होगा। इसके अलावा स्वस्थ भारत योजना और पोषण योजना को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। सीएम ने कहा कि किसान का विकास पीएम मोदी के एजेंडे में है, जबकि रूरल डेवलपमेंट फंड को 40,000 करोड़ कर दिया गया है। वहीं त्रिवेंद्र सरकार चुनावी साल के अपने बजट में क्या सौगातें देगी, ये मार्च के पहले हफ्ते में साफ हो जाएगा।
अपना बजट सत्र 1 से 9 मार्च गैरसैंण में होगा। कोरोना जैसी मुश्किल के बावजूद मोदी सरकार के बजट से राज्य सरकार खुश और संतुष्ट है। लेकिन राज्य सरकार इस बार का बजट किस एजेंडे और प्लान के साथ तैयार कर रही है, उसका पिटारा अगले महीने गैरसैंण में खुलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने केंद्रीय बजट में पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाए जाने को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि इससे फायदा मिलेगा। सुबोध उनियाल हरिद्वार के बुग्गावाला में मशरूम और शिमला मिर्च के एक ऑटोमेटिक प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। किसी भी चीज में सेस का मतलब ये होता है कि उस सेक्टर में क्या फर्दर रिफॉर्म्स करने हैं, वो उस पर खर्चा किया जा सके। तो ये अच्छी शुरुआत है। कृषि सेस लगाने से निश्चित रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जो ढांचागत सुविधाएं चाहिए, उसमें फायदा मिलेगा। और सोमवार को खटीमा पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस बजट से ग्रामीण, बेरोजगार, मध्यम वर्ग, सरकारी विभाग के कर्मचारियों को मायूसी मिली है। और मैं कहना चाहता हूं कि इनका जो ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त निराशा को और बढ़ाएगा और बेरोजगारी भी इसके बाद बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट के माध्यम से कंजम्पशन को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। और पौड़ी में 3 विधानसभा क्षेत्रों के सम्मेलन में कांग्रेसी नेताओं को उस वक्त शर्मसार होना पड़ा जब मंच पर ही 2 गुट ऐसे भिड़े कि सम्मेलन को छोड़ बड़े नेता चलते बने। सम्मेलन के औचित्य पर ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए। दरअसल चुनाव से पहले हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की पूर्व विधायक गणेश गोदियाल जिद कर रहे थे। इसका विरोध प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने किया तो दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणियां करने लगे। कार्यकर्ताओं ने या मैंने ये बात कही, इस आशय से कही कि कृपया इस बात को ऊपर तक पहुंचाएं कि आम लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हरीश रावत जी का नाम मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करे। और हाईकमान ने भी कह दिया है कि ये दिल्ली तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसी को चेहरा नहीं बनाया जाएगा। उसके बावजूद अगर इस मंच से अगर ये कहा जाए कि फलाने को चेहरा बनाया जाए या फलाने को, तो ये उचित मंच नहीं था। हर आदमी अपनी पसंदीदा नेता को चाहता है। कोई कहता है ये मुख्यमंत्री होना चाहिए, कोई कहता है ये मुख्यमंत्री होना चाहिए। और वहीं इससे पहले श्रीनगर, पौड़ी और चौबट्टा खाल विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। तीनों विधानसभा से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन से पहले रैली निकालकर कांग्रेस की ताकत दिखाई। प्रदेश चुनाव समन्वयक मनीष खंडूड़ी ने कहा कि संगठन को मजबूत किया जा रहा है। मीटिंग के माध्यम से काफी मतलब एक तरह से आप कह लीजिए एक संगठन का एक स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। हमारा प्रयास ये है और उस संगठन के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से हम संगठन को ज्यादा सशक्त करना चाह रहे हैं। और देहरादून में पुलिस सम्मेलन में कल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे, जहां पर इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि राज्य की 5 पुलिस लाइन को हाईटेक किया जाएगा। एक IRB बटालियन गैरसैंण में खुलेगी जिसमें 900 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। साथ ही राज्य के लिए एंटी ड्रग्स पॉलिसी बनाने की जरूरत है। आपदा सेवाओं के लिए पुलिस को भी हेलीकॉप्टर मुहैया कराया जाएगा। पुलिस का नया मुख्यालय भवन भी जल्द मिलेगा। साथ ही राज्य में एक IRB बटालियन खुलेगी गैरसैंण में। एक बटालियन, ये IRB 3, अभी 2 हैं, एक तीसरी गैरसैंण में उसका बनाई जाएगी, गैरसैंण में खोली जाएगी, जिसमें लगभग 800 के करीब 800-900 के करीब जवान और अधिकारी होंगे। जो 5 पुलिस लाइन है जिनके काफी जर्जर स्थिति हो गई है, ऐसे, और उसमें 5, ये आप इनको दे देना बाद में, उन 5 पुलिस लाइनों का उच्चीकरण करने की मैंने यहाँ पर घोषणा की है। अभी राज्य में एंटी ड्रग पॉलिसी नहीं है, तो कहा गया कि एंटी ड्रग पॉलिसी बनाएं ताकि उस पॉलिसी के तहत, उस नीति के तहत आगे चल करके काम किया जा सके। पुलिस लाइनें जो पुरानी हैं, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, कि इनके भवन जर्जर हो चुके हैं, तो इसमें नए प्रशासनिक भवन बनाए जाएंगे, इनको सुधारा जाएगा। इसी तरह से एक उन्होंने कहा कि IRB 3 का गठन जो है, पहाड़ों में अभी तक हमारी एक भी बटालियन नहीं थी,
तो पहाड़ों में फिर फोर्स को जाने में बहुत समय लगता था। गैरसैंण में जैसे विधानसभा खुल गई है तो वहाँ ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी, तो उन्होंने गैरसैंण के क्षेत्र में एक IRB 3 के लिए एक सैद्धांतिक सहमति दी है कि उसको वहाँ खोला जाएगा। और नेपाल ने भले ही भारत को जोड़ने वाले रास्तों को खोल दिया, लेकिन भारत की तरफ से अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। उत्तराखंड में 275 किलोमीटर का बॉर्डर नेपाल से सटा है। इस बॉर्डर पर 8 स्थानों पर दोनों देशों के बीच आवाजाही होती है। बीते साल लॉकडाउन के बाद से ही दोनों देशों के बीच आवाजाही बंद है। नेपाल सरकार की पहल के बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही भारत भी इस बारे में कोई निर्णय लेगा। आपको बता दें कि नेपाल से काफी संख्या में मजदूर भारत में काम के सिलसिले में आते हैं। नेपाल के जो मुख्य जिला अधिकारी हैं उनके द्वारा यह अवगत कराया है कि उनके शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि पुलों को खोला जाए। इस संदर्भ में उनका आधिकारिक रूप से पत्र जो है अभी प्राप्त हुआ है। उसके अनुसार हम अपने शासन स्तर पर इसको विचारार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। शासन की अनुमति के उपरांत ही उसको खोलने की कार्रवाई करें। और लॉकडाउन के दौरान सील हुए इंडो नेपाल बॉर्डर खुलने को लेकर अभी भी चंपावत प्रशासन में असमंजस की स्थिति बनी है। प्रशासन के पास केंद्र और राज्य की तरफ से भारतीय नागरिकों के लिए नेपाल में आवाजाही के लिए किसी तरह के आदेश नहीं है। हालांकि नेपाल सरकार ने अपनी तरफ से बॉर्डर खोलने के आदेश दिए, जबकि भारत सरकार ने 4 महीने पहले से ही नेपाली नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। वहीं भारतीय नागरिक नेपाल नहीं जा पा रहे हैं, जिससे दोनों देशों के व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। और दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। देहरादून में सोमवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 70 विधानसभाओं के लिए 70 वीडियो को रवाना किया, जिसके जरिए 350 आप कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर 6,500 जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में 300 जनसभाएं अलग से की जाएंगी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आप द्वारा दिल्ली में अस्पताल को लेकर शिक्षा में किए गए बदलाव को जनता के सामने रखा जाएगा। आम आदमी पार्टी यहाँ पर उत्तराखंड में भी केजरीवाल नाम से एक कैंपेन लॉन्च कर रही है और इस कैंपेन का लक्ष्य है उत्तराखंड के गांव-गांव तक पहुंचना, जाके जनसंपर्क करना, परिवारों से संपर्क करना और सक्रिय सदस्यों की संख्या बढ़ाना। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।